नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूगल पर हर दिन 8.5 बिलियन से ज़्यादा गूगल सर्च किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे धरती पर रहने वाला हर एक इंसान दिन में कम से कम एक बार गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च जरूर करता है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि ये सब करना बिल्कुल फ्री है। और सिर्फ गूगल सर्च ही नहीं, बल्कि गूगल का लगभग हर एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए ऑलमोस्ट फ्री है। यूट्यूब पर वीडियो देखना फ्री है, जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है, गूगल मैप इस्तेमाल के लिए फ्री है। ये सब फ्री देने के बावजूद भी गूगल की मार्केट कैप करीब करीब $2 ट्रिलियन से ज्यादा की है। ये सब कैसे पॉसिबल है? गूगल इतनी सारी सर्विसेज हमें फ्री में कैसे दे सकता है और हमसे कोई पैसा भी ना लेता हो, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई? आइए समझते हैं दोस्तों इंटरनेट की सबसे बड़ी और सबसे फेमस कंपनी का बिजनेस मॉडल आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ ब्रांड अपने प्रोडक्ट के लिए इतने फेमस हो जाते हैं कि लोग उनके नाम का इस्तेमाल करने लगते हैं और इस प्रकार से ब्रांड की पहचान होती है और लोगों के माइंड में छप जाता है। जब कोई भी कंपनी अपनी फील्ड में इस तरीके से डोमिनेट करने लगती है तो उसके नाम को ही उसके काम के साथ रिलेट किया जाने लगता है। इसी तरीके से इंटरनेट सर्च करने को आज के दिन कहा जाता है कि गूगल करो। इस गूगल सर्च की शुरुआत होती है साल 1998 में एक कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पर। लेरी पेज और सरक ब्रिन ने इसे एक मिशन के साथ बनाया था कि सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन को अरेंज करना और उसे अवेलेबल और प्रैक्टिकल बनाना। हमारा पूरा मिशन मूल रूप से दुनिया की जानकारी को अरेंज करना और उसे ग्लोबल रूप से अवेलेबल और यूजफुल बनाना। अपने शुरुआती दिनों में गूगल एक कॉमन सर्च इंजन था जो कुछ इस तरह से दिखाई देता था। इंटरनेट पर चीजों को सर्च करने के लिए एक सिंपल सी वेबसाइट थी और गूगल शब्द का वास्तव में कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये शब्द गूगल से प्रेरित है। गूगल एक संख्या का नाम है। यदि एक के बाद 3 जीरो हो तो उसे 1000 बोलते हैं और एक के बाद 4 जीरो हो तो उसे 10,000 बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक के बाद 100 जीरो हो तो इस संख्या को गूगल कहते हैं। इस संख्या को रेफरेंस करने के लिए गूगल को एक नाम के रूप में चुना गया था ताकि ये दिखाया जा सके कि उनका सर्च इंजन इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारियां सर्च करेगा कि वो गूगल में होंगी। अगर आप बहुत पुराने यूजर हो इंटरनेट के तो आपको याद होगा कि उस जमाने में जब गूगल 2, 3, 4, 5 बार बार दिखाता रहता था और गूगल अपने नाम को बहुत सारी तरीके से नीचे लिखता था और इसी वजह से इसका नाम गूगल रखा जाता है। और अब आती है साल 2000 जब गूगल अपने सर्च इंजन को नए तरीके से और नए सिस्टम के साथ लॉन्च करता है और आज के दिन तक इसे गूगल बुलाया जाता है। गूगल के आने के बाद कंपनियों को अपने ऐड गूगल मैप्स पर दिखाने के लिए पैसे पे करने का चांस मिल जाता है और गूगल को एड्स के रूप में एक नई पहचान मिलती है। गूगल के एड प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी अपने एड्स को गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पर दिखाने के लिए पैसे पे कर सकती है। और ये गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल कैसे बन गया, इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। और अब आती है साल 2004 जब गूगल जीमेल को लॉन्च करता है और फिर 2005 में गूगल मैप्स की शुरुआत होती है जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। 2006 में गूगल ने यूट्यूब को परचेज कर लिया है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यूट्यूब शुरुआत में एक अलग कंपनी थी। 2006 में गूगल ने यूट्यूब को परचेज कर लिया था और उसके बाद 2008 में गूगल ने एंड्रॉयड पेश करता है, वही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज़्यादातर लोगों के फ़ोन में होता है। उसी साल गूगल ने अपना खुद का वेब ब्राउज़र भी लॉन्च किया, गूगल क्रोम, जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। बाद में गूगल ने अपने खुद के हार्डवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू करता है और फिर उन्होंने कई प्रकार के डिवाइस लॉन्च करे। उनके पिक्सल स्मार्टफोन, क्रोमबुक, लैपटॉप और स्मार्ट होम डिवाइस। और आज गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी एक्सपेंसिव कर रहा है। और ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार गूगल एक के बाद एक शक्तिशाली प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और ये सब सफल हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं वो सब इनके सक्सेस प्रोडक्ट और सर्विस के एग्जाम्पल हैं। कई ऐसे और भी प्रोडक्ट हैं जो गूगल ने आजमाया लेकिन वो फेल हो गए, जैसे गूगल प्लस। गूगल ने फेसबुक से कंपटीशन करने के लिए अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया। गूगल हैंगआउट चैटिंग के लिए ऐप बनाई जो एक समय में बहुत फेमस थी, लेकिन 2022 में उसे भी बंद कर दिया जाता है। गूगल नेक्सस टैबलेट जो एक समय में बहुत फेमस थी, जो आईपैड के साथ कंपटीशन कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद गूगल ने उसे भी बंद कर दिया। और फिर गूगल पॉडकास्ट, गूगल ग्लास, गूगल वेव और गूगल रीडर। और ऐसे ही फेलियर्स के एग्जाम्पल की संख्या वास्तव में सक्सेस के कंपैरिजन में कहीं अधिक है। आप ये विकिपीडिया पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं जो गूगल के 200 से अधिक ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस गूगल ने ट्राई तो किया लेकिन फेल हो गई। और यही हमारे लिए एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सबक है और यहाँ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीखने की बात है, फेलियर ही सक्सेस की जननी है। अगर आप वाकई में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको कई बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा। इन सब सक्सेस और फेलियर्स को ध्यान में रखते हुए चलिए आज की समय की बात करते हैं और देखते हैं कि गूगल के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला कौन सा स्ट्रीम है। अपने सबसे पुराने बिजनेस मॉडल गूगल सर्च एड्स के साथ
आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आप साल 2022 के गूगल रेवेन्यू का ब्रेकडाउन को देख सकते हैं, यानी कि गूगल ने 2022 में अपना रेवेन्यू कहां से कितना कमाया। कुल रेवेन्यू $280 बिलियन है, जिसमें से 58% रेवेन्यू यानी कि $162 बिलियन गूगल सर्च के साथ दिखाए जाने वाले एड्स से आता है। इसके बाद इनकम का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है गूगल नेटवर्क एड्स, वो एड्स जो आपको गूगल के साथ पार्टनरशिप करने वाली विभिन्न वेबसाइटों पर देखने को मिलती है। गूगल यहाँ से $32 बिलियन कमाता है। और तीसरा है यूट्यूब एड्स, $29 बिलियन यहाँ से आते हैं। वीडियो को देखते समय जो ऐड देखने को मिलती है, यहाँ एक और बात दिलचस्प है कि ये एड्स हम यूट्यूबर्स के लिए भी एक इनकम का स्रोत है। स्पॉन्सर जो एड्स दिखाने के लिए जो पैसा पे करते हैं, उसे गूगल और क्रिएटर्स के बीच में बांटा जाता है। इसमें से 45% रेवेन्यू गूगल को जाता है और 55% मेरे जैसे क्रिएटर के पास जाता है। यूट्यूब पर सभी क्रिएटर्स के कंटेंट से गूगल को 45% का हिस्सा मिलता है और एक साल में गूगल के लिए लगभग $29 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। इसी तरह से गूगल प्ले स्टोर, जब कोई ऐप क्रिएटर गूगल प्ले स्टोर के जरिए अपना ऐप सेल आउट करता है, तो इसमें से 70% रेवेन्यू क्रिएटर को जाता है और 30% गूगल के पास जाता है। इसलिए इन ऐप की बिक्री से होने वाला रेवेन्यू और फोन और लैपटॉप बेचकर होने वाला दूसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू है। गूगल के रेवेन्यू का वो सबसे बड़ा हिस्सा जो $29 बिलियन के साथ सूची के चौथे स्थान पर है, जो लगभग 10.4% है। और गूगल क्लाउड आखिरी बड़ा रेवेन्यू सोर्स गूगल का है, जिसका $26 बिलियन है। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि गूगल इन पैसे को खर्च कहाँ करता है, और लगभग $40 बिलियन रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च किए जाते हैं, नए प्रोडक्ट और नई सर्विसेज के लिए, उनके चल रहे प्रोडक्ट के लिए और नए फेलियर्स का प्रयास करते रहने के लिए। और लगभग $44 बिलियन नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे कि ऑफिस रेंट पर लेना, एड्स, मार्केटिंग और अकाउंटिंग पर खर्च करना और एम्प्लॉयज की सैलरी देना आदि पर खर्च किए जाते हैं। इन सब का कुल खर्च लगभग $207 बिलियन का है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये उनकी कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि 2022 में टैक्स से पहले उनकी इनकम $71 बिलियन थी। उन्होंने $11 बिलियन का टैक्स पे किया और उनका प्रॉफिट लगभग $60 बिलियन का था। इस बिजनेस मॉडल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सब चीजें फ्री में अवेलेबल कराई जाती हैं। फ्री चीजें अवेलेबल कराकर भी प्रॉफिट कमाना कैसे संभव है? इसके पीछे के दो कारण है। पहला ये कि फ्री प्रोडक्ट पूरी तरह से फ्री नहीं है, बेस लेवल के प्रोडक्ट ही फ्री हैं। लेकिन अगर आप प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा। ये एक आम प्रोफेशनल प्लान है जिसे प्रीमियम मॉडल कहा जाता है, मुफ्त प्लस प्रीमियम। इसे और भी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, सोफी, लिंक्डइन, जूम और अब ट्विटर भी इसका इस्तेमाल करता है। सरल शब्दों में कहें तो बेसिक सर्विस ही आपको फ्री दी जाती है, लेकिन अगर आप प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पे करना ही पड़ेगा। जैसे जीमेल का इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन उसका स्टोरेज सीमा 15 GB है। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन इसकी स्टोरेज सीमा भी 15 GB है। अगर आपको इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। यूट्यूब पर वीडियो देखना फ्री है, लेकिन आपको बीच में ऐड देखने को मिलेगी। अगर आप इन एड्स को हटाना चाहते हैं तो आपको पैसे पे करने होंगे। अगर आपको यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है, ये प्रीमियम मॉडल बहुत सफल रहा, क्योंकि ये आपको परचेज से पहले ट्राई करने का अवसर देता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को आजमा सकते हैं और अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उसके लिए पे कर सकते हैं। लेकिन गूगल के मामले में दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोग उनकी पेड सर्विसेज का यूज ही नहीं करते। यूट्यूब पर वीडियो देखने वाले 95% लोगों ने प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ली है। जीमेल या गूगल को यूज करने वाले 95% लोग पे नहीं करते, लेकिन फिर भी गूगल अपनी ऑलमोस्ट इनकम फ्री वाली सर्विस से कमाता है। यहाँ हमारा दूसरा कारण आता है, डेटा कलेक्शन। हम जितनी ज़्यादा फ्री सर्विस का यूज करेंगे, गूगल उतना ही ज़्यादा हमारे डेटा तक पहुँच पाएगा। हम गूगल पर जो भी सर्च करते हैं, यूट्यूब पर जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी ईमेल भेजते हैं, ये सारा डेटा गुमनाम रूप से कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जाता है और टारगेट एड्स के लिए यूज किया जाता है। आपने भी इस पर ध्यान दिया होगा। अगर आप यूट्यूब पर कोई हेल्दी रेसिपी खोजते हैं तो बाद में जब आप गूगल और उनकी पार्टनरशिप वेबसाइट पर होंगे तो आपको हेल्दी सर्विस या न्यूट्रिनिस्ट की एड्स दिखाई देने लगती है। अगर आप गूगल पर दुबई में होटल सर्च करते हैं तो आपको दुबई टूरिज्म और अलग अलग टूरिज्म की अट्रैक्शन की ऐड दिखाई देने लगती है। गूगल टारगेट ऐड दिखाने के लिए एक एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करता है और सिर्फ एड्स दिखाने के लिए नहीं, बल्कि नॉर्मल सर्च रिजल्ट दिखाने के लिए भी गूगल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का यूज करता है। जब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो कौन सी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर दिखाई देगी और कौन सी वेबसाइट सर्च में सबसे नीचे दिखाई देगी, और अपनी वेबसाइट को कैसे हाई रैंक दिलाएं, ये आज साइंस की एक अलग ही ब्रांच बन गई है। इसे कहते हैं SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हैं लेकिन आप पेड एड्स पर पैसा खर्च करना नहीं चाहते, जबकि आपका बिजनेस ऑर्गेनिक रूप से सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर है,
तो आपकी एज क्या है, आप जेंट्स हैं या लेडीज हैं, आप किस कंट्री में रहते हैं, आप किस सिटी में रहते हैं, आप किस बारे में सर्च करते हैं, आपको क्या पसंद है। इन डेटा के आधार पर गूगल आपके लिए एक प्रोफाइल बनाता है और एक अलग ही दृष्टिकोण से एक एडवर्टाइजर इन्हें क्राइटेरिया के रूप में चुन सकता है। अगर आपका कपड़े या चश्मा सेल करने का बिजनेस है और आप चाहते हो कि आपकी ऐड 18 से 25 साल की लड़कियों द्वारा देखा जाए जो विशेष रूप से एनसीआर में रहती हो, तो आप इस क्राइटेरिया को चुन सकते हैं और फिर कुछ कीवर्ड चुन सकते हैं जैसे धूप का चश्मा या साड़ी। और यह गूगल का काम है एड्स को यूजर से मिलाना। यदि आपकी एज ग्रुप, फील्ड और जेंडर क्राइटेरिया से मेल खाता है और आप गूगल पर सनग्लास से संबंधित कोई शब्द सर्च करते हैं या यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं जैसे किसी सनग्लास की समीक्षा की है, तो गूगल को पता चल जाएगा कि आप इस विज्ञापन के लिए टारगेट कस्टमर हैं और गूगल आपको ये ऐड दिखाएगा। ये एक सिंप्लीफाइड वाक्य है, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो गूगल ऐड इसी तरह से काम करते हैं। अगर हम थोड़ी और डिफिकल्टी में जाएं तो एडवर्टाइजर के बीच में भी बहुत कंपटीशन होता है, इसलिए ऐड दिखाने के लिए बोली लगाई जाती है। एडवर्टाइजर तय कर सकते हैं कि वो अपना ऐड दिखाने के लिए कितना पैसा पे करने को तैयार है। अगर कोई दूसरी कंपनी ज्यादा पैसा पे करने को तैयार है तो उनका ऐड सबसे पहले दिखाया जाएगा। गूगल ये तय करने के लिए एड्स रैंक की कैलकुलेशन करता है, प्रत्येक एड्स के लिए रैंक तय करता है। इसके लिए पैसे के अलावा एड्स की क्वालिटी पर भी विचार किया जाता है। दूसरी ओर यूजर्स के बारे में गूगल ये भी चेक करता है कि प्रत्येक यूजर स्पेशल ऐड से कितनी अच्छी तरह से मेल खाता है। उन्होंने जो भी सर्च किया उसके आधार पर एडवर्टाइजर उसे विशेष यूजर के लिए कितना रेलिवेंट होगा। और यहाँ विभिन्न प्रकार की और भी एड्स हैं। सर्च एड्स की तरह जब आप गूगल पर कुछ लिखते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे टॉप पर दिखने वाला एड्स को सर्च एड्स कहा जाता है। और फिर बैनर एड्स है। जब आप अलग अलग वेबसाइट पर जाते हैं जैसे कि न्यूज वेबसाइट, तो वेबसाइट की बैनर पर एड्स दिखते हैं, वो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। और फिर यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले वीडियो एड्स जो वीडियो के बीच में, पहले या लास्ट में चलाए जाते हैं। इसे आगे स्केपेबल और नॉन स्केपेबल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम इन सभी अलग अलग तरह के एडवर्टाइजर से ज्वाइंट रेवेन्यू को देखें तो गूगल एड्स से कुल रेवेन्यू $237 बिलियन है। 2022 में इनका कुल रेवेन्यू $280 बिलियन था। तो $280 बिलियन में से गूगल इन एड्स से $237 बिलियन कमाता है। इस चार्ट को देखिए आप, गूगल के एनुअल एड्स रेवेन्यू को देख सकते हैं आप, और आप यहाँ लगभग तेजी से बढ़ता हुआ ग्रोथ भी देख सकते हैं। ये रेवेन्यू पिछले 20 वर्षों से बढ़ रहा है और 2020 और 21 में एक बड़ी उछाल देखेंगे। ऐसा कोविड के कारण हुआ है। मेजोरिटी लोग घर पर इंटरनेट पर समय बिता रहे थे, अधिक से अधिक एड्स देखे जा रहे थे। एडवाइजर एड्स पर अधिक पैसा खर्च करने को तैयार थी, इसलिए उस दौरान गूगल का रेवेन्यू इतना अधिक बढ़ गया था। लेकिन गूगल एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है जो अपनी कंपनी के लिए टारगेट एड्स पर निर्भर है। मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम भी यही करते हैं। 2023 में मेटा का एनुअल एड्स रेवेन्यू $131 बिलियन का था। अमेजोन भी इसी तरह एड्स दिखाकर पैसे कमाता है। अब आप यही सोच रहे होंगे अमेजोन को एड्स दिखाने की क्या जरूरत है जब वो पहले ही अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेल करके पैसे कमा ही रहा है। तो वास्तव में प्रोडक्ट बेचते समय प्रत्येक यूजर का परचेज इतिहास डेटा जो जनरेट होता है गूगल द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गूगल केवल इस बारे में यही जानता है कि आपकी रुचि कहाँ है। जब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं या YouTube पर कुछ सर्च करते हैं तो वो आपकी इंटरेस्ट के अनुसार होती है, लेकिन Amazon जानता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है। आप इन प्रोडक्ट की सेल से अधिक सटीक रूप से टारगेट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आपको कौन सी चीजें खरीदने में इंटरेस्ट है, तो आपको ऐसी ही दूसरी आइटम की ऐड दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि Amazon ने सिर्फ ऐड से ही $46.9 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले 20 सालों में ये एक बिजनेस मॉडल ने इन कंपनियों को इंटरनेट पर अपना दबदबा बनाने में काफी मदद मिली है, लेकिन अब इस बिजनेस मॉडल में कई दरारें दिखाई देने लगी हैं। इनमें से 2 मेन रीजन है। सबसे पहला, प्राइवेसी की चिंता। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि गूगल आपके बारे में कितनी जानकारी रखता है, आप क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, यहाँ तक कि आप किन बीमारियों से पीड़ित हैं, क्योंकि लोग अक्सर गूगल पर ऐसी चीजें सर्च करते रहते हैं। आपके रिश्ते क्या हैं, आप अपने जीवन में किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो मुझे लगता है कि गूगल के पास फेसबुक से ज्यादा जानकारी है। मुझे नहीं पता कि ये बुरी बात है या नहीं, मुझे लगता है कि इससे प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। 2023 की इस खबर को देखो, गूगल ने अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य को $93 बिलियन का जुर्माना भरा था, क्योंकि गूगल यूजर्स के स्थान को ट्रैक कर रहा था। भले ही यूजर्स ने अपनी लोकेशन हिस्ट्री बंद कर दिया हो, जैसे जैसे लोगों में प्राइवेसी के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन शेयर कम कर रहे हैं, और अगर इन वेबसाइटों को अधिक से अधिक जानकारी नहीं मिलती है तो उनका एड टारगेटिंग खराब हो जाएगा। और अगर एड टारगेटिंग खराब हो जाता है तो कोई भी कंपनी एड पर अधिक पैसा खर्च करना नहीं चाहेगी, इससे उनके रेवेन्यू पर प्रतिकूल इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन दूसरी समस्या और भी बड़ी है। आपने वो एक फेमस कहावत तो सुनी होगी कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, क्योंकि अगर वह टोकरी गिर गई
तो सारे अंडे टूट जाएंगे। ये एड्स मॉडल भी पूरी तरह से बिखर जाएगा। अगर किसी दिन लोग किसी कारण से गूगल सर्च का यूज़ करना बंद कर देंगे, पहले से ही समय के साथ गूगल सर्च पर विश्वास वैसे ही कम होता जा रहा है। पहले आपको टॉप पर केवल एक एड्स दिखाई देता था, लेकिन अब अगर आप सर्च करते हैं तो पहले एक टॉप रिजल्ट पर एड्स होती हैं। आप सर्च करते समय बहुत सारे एड्स के साथ इम्प्रेस में आते हैं तो उनका सर्च रिजल्ट बेनिफिट बहुत कम होने लगता है। अब आप कल्पना करें कि अगर कोई कंपटीशन में सामने आता है जो आपको बिल्कुल वही दिखाता है जो आप सर्च करना चाहते हैं। जब आप चैट जीपीटी से वो भी बिना किसी एड्स के, जैसे चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म, जब आप चैट जीपीटी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो बिना किसी ऐड के पैराग्राफ साफ साफ फॉर्मेट में तैयार किया हुआ सीधा उत्तर मिलता है। लेकिन अगर आप यही सवाल गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको ढेर सारे नतीजे मिलेंगे जो एड्स से भरे होंगे और आपको अलग अलग सर्च नतीजों की सच्चाई का पता नहीं चलेगा। कौन सा सच्चा है, कौन सा भरोसेमंद सोर्स है, आपको किस वेबसाइट पर क्लिक करना चाहिए, किस वेबसाइट पर नहीं। मेरी राय में चैट जीपीटी जैसा एआई ऑपरेटिव चैटबॉट आने वाले सालों में गूगल के एड्स बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। शायद गूगल को ये पहले से ही पता है, इसलिए गूगल ने चैट जीपीटी के कंपटीशन के तौर पर जेमिनी जैसा अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। अब ये तो समय बताएगा कि गूगल अगले 20 सालों तक इंटरनेट का चेहरा बना रहता है या नहीं, या कोई और कंपनी गूगल से आगे निकल जाती है। लेकिन एक बात तो तय है, अलग अलग कंपनियों के बीच में कंपटीशन हम जैसों के लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि हमें बेहतर सर्विस और प्रोडक्ट मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगी आपको। धन्यवाद दोस्तों। Bye.